साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, जिसमें करीब करीब 36 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा अपने नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी उनके नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी किए गए थे। लेकिन विभाग के द्वारा उनके नियमितीकरण पर विचार करने की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। किन तथ्यों के आधार पर इसको खारिज किया गया है, कोर्ट के द्वारा क्या कुछ निर्णय दिया गया था और कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो याचिका है हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी विभाग के द्वारा ये दलील देते हुए उसको खारिज कर दिया गया है कि ये कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि क्या कुछ कारण है जिस वजह से इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने की याचिका को विभाग ने खारिज कर दिया। अब इन कर्मचारियों को क्या कुछ करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा कर्मचारियों से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी कर्मचारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं था, ना ही इनकी सेवा पुस्तिका का संधारण किया जा रहा था। इनके द्वारा जो याचिका लगाई गई थी वो मनोज निर्मलकर जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी और उनके फेवर में कोर्ट के द्वारा फैसला भी सुनाया गया और आज वे अपने विभाग में नियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के वे कर्मचारी थे। तो उसी तर्ज पर इनके द्वारा भी 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद हाई कोर्ट में नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की गई थी। तो हाई कोर्ट के द्वारा भी ये निर्णय दिया गया कि अगर इनका प्रकरण मनोज निर्मलकर जी के जैसा है तो फिर इनको 90 दिनों के भीतर विभाग नियमित करे। लेकिन विभाग के द्वारा इनकी नियमितीकरण की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। तो क्यों खारिज किया गया है और इसके पीछे क्या कुछ वजह है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मनोज निर्मलकर जी का केस है वह इनसे अलग है, क्योंकि वे 1997 से पूर्व से कार्यरत थे। हालांकि उनके पास 1997 से पूर्व काम करने का कोई जो सबूत है वह नहीं था, लेकिन उनके विभाग के अधिकारियों ने ये माना कि हाँ, ये कर्मचारी हमारे यहाँ 1997 से पूर्व से काम कर रहा है। इसीलिए जब से उनके द्वारा अपने काम का सबूत दिया गया, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए कि हाँ, मैं इस सन से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं और 1997 से पूर्व से मैं इस विभाग में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ, तो उनको फिर कोर्ट के द्वारा 2012 से नियमित करने के निर्देश विभाग को दिए गए और 2012 से उनका नियमितीकरण कर दिया गया। लेकिन साथियों, जिन 36 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा मनोज निर्मलकर जी के आधार पर नियमितीकरण की मांग की गई है, वे शायद ये भूल गए कि वे 1997 से पूर्व के कर्मचारी नहीं हैं। उसमें से अधिकांशतर जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति 1997 के बाद की गई है। ना ही उनके पास नियुक्ति पत्र है और ना ही उनके पास किसी प्रकार की सेवा पुस्तिका उनकी संधारित की गई है। केवल 10 वर्ष की सेवा उनके द्वारा पूरी कर ली गई। इस आधार पर उनके द्वारा नियमितीकरण की मांग उमा देवी प्रकरण के तहत कर दी गई। तो उनका जो मामला है पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया। अब उनको 1 से गिनती गिननी पड़ेगी। अब उनको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी विभाग के द्वारा जो दलील दी गई है वह पहले आपको मैं बता देता हूं कि विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आदेश आपका जारी हुआ है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से 23/5/2025 की डेट में ये आदेश जारी हुआ है और इसमें जो विषय है 10 वर्ष की सेवा उपरांत नियमितीकरण किए जाने हेतु न्यायालयीन प्रकरणों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31/12/1997 के बाद से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों श्रमिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष निम्नांकित रिट याचिका में नियमितीकरण हेतु आदेश पारित किया गया है, जो निम्नानुसार प्रस्तुत है। सभी का इसमें WPS नंबर बताया गया है, नाम के साथ बताया गया है, आदेश पारित होने का दिनांक इसमें बताया गया है सभी का, और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है वह भी इसमें बताई गई। सभी का 60 दिन इसमें समय सीमा निर्धारित की गई, किसी की 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है
और सभी का काम प्रारंभ करने की तिथि भी इसमें बताई गई है। तो आप देख सकते हैं किसी की कार्य प्रारंभ करने की तिथि इसमें है 1/8/2005, किसी की है 2004, किसी की 2003, किसी का 2011, 2010, 2012, 2004, 13, 9। इसी प्रकार से इन सभी की जो प्रथम नियुक्ति की तिथि है 1997 के बाद की है। किसी की भी 1997 के पहले की नियुक्ति नहीं है। इसी को आधार मानकर विभाग के द्वारा इनके नियमितीकरण की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि विभाग के द्वारा आखिर ऐसा क्या कहा गया है जो इन कर्मचारियों के नियमितीकरण में बहुत बड़ी बाधा बन गया है। तो साथियों, विभाग के द्वारा इसमें दलील दी गई है। आप देख सकते हैं कि बिंदु क्रमांक 4 में लिखा है कि रिट पिटीशन क्रमांक 226 श्रीमती फुलवसिया विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 3 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिनांक 17/3/2025 को पारित आदेश निम्नानुसार है। इसमें बताया गया कि वर्तमान रिट याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता जो कि 12/2/1999 से लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहा है ने प्रतिवादी को एक निर्धारित अवधि के भीतर सेवा के नियमितीकरण के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। यानी कि ये जो कर्मचारी हैं 1999 से काम कर रहे हैं, 12/2/1999 से लोक निर्माण विभाग में ये सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि 1997 के पूर्व की सेवा इनकी नहीं है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। इनकी 1997 के बाद की सेवा है, यानी कि 1999 से इनके द्वारा काम शुरू किया गया। दूसरे बिंदु पर बताया गया, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को लोक निर्माण विभाग में स्थायी मजदूर के रूप में कार्यरत उनके पति की मृत्यु के पश्चात दिनांक 6/2/1999 को अनुकंपा के आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी मृत्यु दिनांक 23/12/1997 को हो गई थी। यानी कि उनकी जो मृत्यु है 1997 को हो गई थी, लेकिन नियुक्ति इनको 1999 में अनुकंपा के आधार पर दी गई थी। आगे बताया गया कि विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 1999 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के पश्चात याचिकाकर्ता उक्त पद पर निरंतर कार्यरत है, तथापि दैनिक वेतनभोगियों के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा को बार बार अनुरोध के बावजूद आज तक नियमित नहीं किया गया। प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति केवल अस्थायी आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में हुई थी और यह 31/12/1997 के बाद की थी। यानी कि 1997 के बाद इनकी भर्ती हुई है, ना कि 1997 के पहले, जैसा कि राज्य के परिपत्र में प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा दिनांक 5/3/2008 को एक आदेश जारी किया गया। उसके अनुसार याचिकाकर्ता के मामले को नियमितीकरण हेतु विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 5/3/2008 का जो आदेश है उसमें 1997 के पूर्व वाले जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं के नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है। उमा देवी प्रकरण के तहत ये आदेश दिया गया था। तो अगर 1997 से पहले का कोई कर्मचारी है जिसके पास ना ही नियुक्ति पत्र है, ना ही उनकी सेवा पुस्तिका का संधारण किया गया है, तो बेनियमितीकरण के लिए अगर आवेदन करते हैं कोर्ट में तो फिर उनका नियमितीकरण पक्का है। लेकिन 1997 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं अगर बेनियमितीकरण के लिए अपना दावा करते हैं तो उनका दावा खारिज हो जाएगा। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मनोज निर्मलकर जी का जो केस है वह 1997 के पहले वाला केस है। 1997 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं वे नियमितीकरण के लिए आवेदन ना करें। उनको क्या करना है ये मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जिन 36 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण का दावा किया, कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि इनके नियमितीकरण पर विचार करें, लेकिन विभाग ने क्या किया? विभाग ने सीधे सीधे दलील दे दी कि 5/3/2008 को जो आदेश जारी किया गया था इनकी सेवा शर्तें उससे मेल नहीं खाती हैं। ये 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं, 1997 के पहले वाले कर्मचारी इसमें एक भी नहीं है। तो उमा देवी प्रकरण के तहत इन सभी का जो नियमितीकरण है वह संभव नहीं है। अब आगे सुनते हैं कि आगे कोर्ट के द्वारा जो नियमितीकरण का आदेश दिया गया था उस पर विभाग ने क्या कुछ दलील दी है। तो साथियों, इसमें चौथे बिंदु पर बताया गया कि मैंने दोनों पक्षों को सुना है और उनकी दलीलों और प्रतिवादी राज्य द्वारा दाखिल जवाब का अवलोकन किया है। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को उनके पति की मृत्यु के बाद दिनांक 6/2/1999 को अनुकंपा के आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था।
जो प्रतिवादी संख्या 3 के अधीन पीडब्ल्यूडी में एक स्थायी मजदूर के रूप में काम कर रहा था। दोनों पक्षों के दलील से यह भी विवाद नहीं है कि तब से याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता के मामले में नियमितीकरण के लिए नहीं माना गया है। 6वें बिंदु पर बताया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य 1 के मामले में पैरा 11 में निम्नानुसार निर्णय दिया है। इन परिस्थितियों में हमारा विचार है कि नियमितीकरण नियमों की व्यवहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और यदि अपीलकर्ताओं ने नियमितीकरण नियमों की प्रख्यान की तिथि को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए। यदि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए जब तक कि उनके नियमितीकरण पर कोई भी वैध आपत्ति ना हो, जैसे कि कदाचार आदि। तो साथियों, अगर किसी प्रकार की उनके खिलाफ जांच नहीं चल रही है, कदाचार की स्थिति नहीं है, तो ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे 1997 के पहले से नियुक्त हों। 97 से बाद वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार इसमें नहीं किया जाएगा। 7वें नंबर के बिंदु पर इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर तथा याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रही है, जिसकी नियुक्ति उसके पति की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर की गई थी। प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया जाता है कि यह याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के मामले पर विचार करें और आज से 90 दिन की अवधि के भीतर कानून के अनुसार आवश्यक निर्णय लें। तो इसमें 90 दिन की बात बताई गई कि 90 दिन के भीतर इनको नियमितीकरण के लिए विचार करना होगा और इनको नियमित करना होगा। 90 दिन की बात कोर्ट के द्वारा इसमें कही गई है। अब देखते हैं कि 90 दिन के नियमितीकरण पर विभाग ने क्या कुछ इसमें जवाब दिया है। तो इसमें बताया गया है कि इस प्रकार सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में दिनांक 31/12/1997 के पश्चात काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए असहमति दर्ज की गई है एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 31/12/1997 के पश्चात कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से शासनादेश प्राप्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता की वर्तमान स्थिति में नियमित किया जाना संभव नहीं है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन रिट पिटीशन इसमें बताया गया है, मैं सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा इस विचाराधीन प्रकरण में भविष्य में भी जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश नीति निर्धारण उपरांत संशोधित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में दिनांक 31/12/1997 के पश्चात से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए कोई आदेश नहीं होने से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अमान्य किया जाता है। तो साथियों, पूरा मामला आपके सामने है। 1997 से बाद वाले जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनके नियमितीकरण को लेकर 5/3/2008 के आदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है और विभाग ने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है कि इनका मामला अलग है। 1997 वाला इनका मामला नहीं है। जिस प्रकार से मनोज निर्मलकर का जो मामला था, इनका मामला पूरी तरह से अलग है। ना ही इनके पास नियुक्ति पत्र है, ना ही इनके पास सेवा पुस्तिका इनकी संधारित की गई है। केवल 10 वर्ष के कार्य अनुभव के आधार पर इनके द्वारा नियमितीकरण की मांग की गई थी। तो जो भी कर्मचारी इस आधार पर याचिका दायर करना चाह रहे हैं वे अभी रुक जाएं और याचिका दायर ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से इन 36 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका को विभाग ने अमान्य कर दिया है, नियमितीकरण की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है, इनको अयोग्य बता दिया है, वैसा ही हाल आपका भी हो सकता है। अब ऐसे में कई कर्मचारियों का ये सवाल है कि अगर इस प्रकार से याचिका दायर करने से याचिका अमान्य हो जा रही है तो फिर आखिर वे क्या करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, आपकी सेवा पुस्तिका संधारित नहीं की गई है, आप 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं और अगर आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या फिर आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं भी की है तो भी आप अपने स्थायीकरण की मांग शासन से कर सकते हैं। इसको लेकर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। औद्योगिक अधिनियम 240 दिन 1961-63 के अंतर्गत आप अपने स्थायीकरण की मांग कर सकते हैं और 100% आपके स्थायीकरण का आदेश हाई कोर्ट देगा। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाधा आपके
स्थायीकरण के बीच में नहीं आएगी, ना ही विभाग किसी प्रकार की कोई दलील दे पाएगा। स्थायीकरण की आदेश अगर एक बार हाई कोर्ट के द्वारा जारी कर दी जाती है तो फिर विभाग को आपका स्थायीकरण करना पड़ेगा। साथियों, अगर स्थायीकरण के लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी पैंच आड़े नहीं आएगा और विभाग भी आपको किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि 240 दिन की सेवा अगर आपने पूरी कर ली है तो औद्योगिक अधिनियम जो कि श्रमायुक्त दर के श्रमिक अनियमित श्रमिकों के लिए बनाया गया है उसके तहत आप स्थायीकरण के लिए पात्र होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी स्थायीकरण इसी आधार पर किया गया है। 240 दिन औद्योगिक अधिनियम 1961 और 63 के अंतर्गत वहाँ पर जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनका स्थायीकरण किया गया है। तो अगर वहाँ पर स्थायीकरण हो गया है तो छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण होगा। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है वे नियमितीकरण के लिए उमा देवी प्रकरण में ना जाएं, वे केवल 240 दिन औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत अपनी याचिका लगाएं और एक बार फिर से जिन कर्मचारियों की याचिका खारिज हो गई है वे एक बार फिर से वकील से संपर्क करें और औद्योगिक अधिनियम 240 दिन के अंतर्गत भी अपनी याचिका दायर करें। 100% केस उनके फेवर में आएगा और विभाग उनको स्थायी करेगा। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है नियमितीकरण का, लेकिन विभाग ने ये दलील देते हुए इनकी याचिका को अमान्य कर दिया कि ये 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं। ऐसी गलती आप ना करें। तो साथियों, इन 36 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने भी मनोज निर्मलकर जी के केस को आधार बनाकर इनके लिए फैसला दे दिया। हालांकि फैसला इनका आ गया, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नियमितीकरण करने से इनकार कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप नियमितीकरण के लिए बिल्कुल भी याचिका दायर ना करें। अगर आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, आपकी सर्विस बुक संधारित नहीं की जा रही है, तो फिर आप बिल्कुल भी नियमितीकरण के लिए याचिका दायर ना करें। आप केवल स्थायीकरण के लिए याचिका दायर करें। अपने वकील से संपर्क करें, पूरी स्थिति अपने बारे में बताएं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने वकील को बताएं। इसके बाद स्थायीकरण के लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। निश्चित ही आपका स्थायीकरण होगा। इसमें किसी भी प्रकार के वर्ष बंधन की आवश्यकता नहीं है कि आपका 10 वर्ष पूरा होना चाहिए। केवल 240 दिन की जो सेवा है वह आपकी पूरी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी है मेरे द्वारा दी गई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।